जय हिंद दोस्तों पिछले वीडियो में हम गुप्त शासकों की पूरी बायोग्राफी पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम गुप्तकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह इमेज गुप्तकालीन संस्कृति को दर्शा रही है। ठीक है, और इसके आधार पर आप यह अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे कि गुप्त काल वास्तव में स्वर्ण काल कहलाने का हकदार है। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम परिचय देखते हैं इनका। तो गुप्त काल में हुई भारत की सर्वांगीण उन्नति को सभी विद्वान स्वीकारते हैं और सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। सर्वांगीण उन्नति से तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर क्षेत्र में उन्नति हुई थी दोस्तों। ठीक है, किसी विद्वान ने उस काल की समता यूनान के पेरक्लिन युग या आंगस्टन युग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग विद्वान, कोई पेरक्लिन युग के नाम से पुकारता है उसको, कोई आंगस्टन युग के नाम से पुकारता है। मतलब ये भी यूरोपीय इतिहास, यूनान में क्या हुए थे कि गुप्त काल की तरह ये भी एक उन्नति वाले समय रहे हैं। ठीक है, इन कालों में भी बहुत ज्यादा उन्नति हुई थी। किसी ने उसे अभिजात्य युग या क्लासिकल एज भी पुकारा है और प्राय यह सभी स्वीकारते हैं कि गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था दोस्तों। ठीक है, आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये स्वर्ण काल क्यों नहीं कहलाना चाहिए और क्यों कहलाना चाहिए, इन बातों का मूल्यांकन भी करेंगे। ओके, तो अभी तो हम यहाँ पर स्वर्ण काल ही देखते हैं कि इसको स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, बाद में फिर इसकी आलोचना करेंगे। क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी मेंस या किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों पक्ष पता होना चाहिए, मतलब सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। मूल्यांकन करते आपको आना ही चाहिए। अगर आप सिक्के का एक ही पहलू एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, वस्तुतः इस समय सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। अब हम इन्हीं प्रगति का मूल्यांकन करेंगे। ओके, तो गुप्त प्रशासन गुप्त शासकों की शासन प्रणाली अत्यंत उच्च कोटि की थी। उन्होंने एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना की थी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिना सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के कोई भी वंश ज्यादा समय तक राज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासन ही साम्राज्य की रीढ़ होती है। ओके, तो मौर्यों के विपरीत गुप्तकालीन राज व्यवस्था अति विकेंद्रीकृत थी। मौर्य काल में हमने देखा था, मौर्य काल में दरअसल अगर कुछ भी, अगर मान लो कि भाई ग्राम में कुछ सड़क का निर्माण भी करना है तो उसकी परमिशन अपने को स्टेप बाय स्टेप केंद्र से लेना पड़ती थी, यानी पूरा केंद्रीकृत प्रशासन था। लेकिन मौर्यों के विपरीत यहाँ गुप्त प्रशासन में विकेंद्रीकृत गुण ज्यादा पाए गए हैं। ओके, गुप्त काल में राजा सर्वोच्च व कल्याणकारी होता था। यह हमेशा ही होता है, राजा हमेशा सर्वोच्च और कल्याणकारी होता है। ठीक है, भले हो या ना हो, लेकिन पढ़ा तो ऐसे ही जाता है। यद्यपि राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे, परंतु वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं था। ठीक है, अब भाई सब कुछ राजा, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वो राजा सर्वोच्च था और यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वो निरंकुश नहीं था। तो दोस्तों, निरंकुश से यहाँ पर यह तात्पर्य है कि भाई उसकी सहायता के लिए, उसको नियमों वगैरह वगैरह इन सब के लिए मंत्री परिषद, परंपरागत नियमों आदि का उस पर अंकुश रहता था। ठीक है, यानी कि भाई मंत्री परिषद जो है, अगर मान लो राजा कोई गलत कार्य कर रहा है तो मंत्री परिषद उसको रोकती थी। ठीक है, लेकिन मंत्री परिषद की बात माने ना माने ये राजा पर निर्भर करता था। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। मतलब राजा सर्वोच्च है, निरंकुश भी है, लेकिन कुछ हद तक अंकुश उस पर रहता था मंत्री परिषद का। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। गुप्तकालीन प्रमुख पद। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख पदों के नाम दिए हुए हैं, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे, तो आप याद रखिएगा थोड़ा। महाबलाधिकृत, इसको सेना का सेनापति कहा जाता है। महादंड नायक, ये न्यायाधीश थे। संधि विग्रहक, युद्ध मंत्री थे। दंडपाशिक, पुलिस अधिकारी। भंडाराधिकृत, राजकोष अधिकारी। महाअक्षपटलिक, ये लेखा जोखा अधिकारी। और ध्रुवाधिकरण, ये भूमि का संग्रहण अधिकारी। ओके, महाबलाधिकृत, अब इनको याद करने का थोड़ा ट्रिक अगर देख ले, देखो यहाँ पे महाबलाधिकृत यानी भाई बल का प्रयोग हो रहा है, तो बल का प्रयोग सेना ही करेगा, सेनापति ही जो रहता है वही बल का प्रयोग मेनली करता है। महादंड नायक, भाई दंड तो हमेशा न्यायाधीश ही देगा। संधि विग्रहक, भाई दूसरे देशों के साथ संधि, ठीक है, उसको तोड़वाना वगैरह वगैरह काम तो युद्ध मंत्री ही संभालता है। दंड पाशिक,
अब यहाँ पर दंडपाशिक ये पुलिस अधिकारी से संबंधित है, महादंड नायक ये न्यायाधीश से संबंधित है, भंडाराधिकृत भाई भंडार राजकोष में ही होगा ना, ठीक है। महाअक्षपटलिक भाई लेखा जोखा जो है वो अक्ष पे रख दो, यानी ये वर्तमान के सीएजी जो होता है केग के समकक्ष होता था। ओके, तो ये थे प्रमुख पद जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब थोड़ा हम प्रांतीय प्रशासन देखते हैं। तो संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों भुक्ति में बांटा हुआ था। दोस्तों गुप्त काल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, यही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आपको याद होना बहुत जरूरी है कि गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के शासक को उपरिक, भौमिक, गोप्ता या गोप कहा जाता था। ठीक है, भुक्ति के शासक के कई सारे नाम थे, उपरिक, भौमिक, गोप्ता या गोप। ओके, इन पदों पर राजकुमारों व सामंत नरेशों उच्च कुल के सम्मानित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो यहां पर ये आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, किनको किनको, राजकुमारों को, सामंत नरेशों को और उच्च कुल के सम्मानित व्यक्तियों को। अब यहां पर राजकुमार तो आ रहे हैं समझ में, उच्च कुल के सम्मानित व्यक्ति भी आ रहे हैं समझ में। सामंत नरेश क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने आंध्र सातवाहन युग में पढ़ा था कि भूमि दान की प्रथा उस समय प्रारंभ हो गई थी। तो दरअसल होता क्या था कि भाई भूमि जिसको दान दे दी, तो दान दे देने से उसका जो अधिकारी वो हो जाएगा। तो ये क्या था, एक तरीके से सामंती प्रथा की शुरुआत थी। गुप्त काल में इसने क्या किया था, अपने पैर पसार लिए थे। यानी क्या हुआ कि भाई उतने पूरे क्षेत्र पर वो सामंत राज करेगा और वो सामंत वहां पर टैक्स वगैरह वगैरह वो कलेक्शन करेगा, कुछ हिस्सा केंद्र को देगा और बाकी वो अपने पास रखेगा। ठीक है, तो ये सामंत जो थे और ये सैन्य सहायता भी शासक को देते थे। ये भी आप याद रखिएगा कि ये क्या करते थे, इनके पास सेना भी होती थी और जरूरत पड़ने पर ये राजा को सेना भी प्रदान करते थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब केंद्र में शक्तिशाली शासक हुए, समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य हुए, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही अयोग्य शासक आते हैं तो अयोग्य शासकों के समय सामंतों ने क्या किया कि कब्जा करना शुरू कर दिया। सामंतों ने क्या किया कि भाई गुप्त जो केंद्रीय सत्ता है जैसे कमजोर होती है, तो क्षेत्रीय स्तर पर सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये गुप्तकालीन साम्राज्य के पतन का कारण भी बनी है सामंती व्यवस्था। आगे हम देखें जिला प्रशासन। तो अनेक प्रांत अनेक जिलों या विषय में विभाजित थे। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। जिलों को गुप्त काल में विषय कहा जाता था, ये याद रखिएगा। विषय का प्रमुख अधिकारी विषयपति कहलाता था। विषय प्रति नहीं है, ये विषयपति लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, विषयपति की नियुक्ति प्रांतीय शासक द्वारा की जाती थी। विषयपति को परामर्श देने के लिए नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ और पुस्तपाल जैसे अधिकारी होते थे। अब यहां पर कुछ अधिकारियों का नाम है। अब ये नगर श्रेष्ठी क्या होता है, तो नगर श्रेष्ठी संगठित व्यापारिक एवं औद्योगिक समूह को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, मतलब क्या होता था कि जो व्यापारी और औद्योगिक समूह होते थे वो लोग आपस में मिलकर क्या एक संगठन बना लेते थे। उस संगठन को क्या कहा जाता था, श्रेणी, और उस श्रेणी के प्रमुख को नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। ये याद रखिएगा दोस्तों। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, श्रेणी किसे कहते हैं, तो भाई संगठित व्यापारिक एवं औद्योगिक समूह को श्रेणी कहा जाता था और उस श्रेणी के प्रमुख को नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। ओके, फिर सार्थवा। सार्थवा क्या होता था, ये जो मतलब जितने भी व्यापारी होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, उनके प्रमुख को, मुखिया को सार्थवा कहा जाता था। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया था दरअसल। अब यहाँ पे क्या था कि एमपीपीएससी प्रीम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सार्थवाह किस वर्ण से संबंधित है, और चारों वर्ण ऑप्शन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। खुद का दिमाग कैसे, कि भाई व्यापार करने का कार्य कौन करते थे, वैश्य करते थे, और सार्थवाह व्यापारियों का प्रमुख होता था। यानी सीधी सी बात है, वो कौन से वर्ण से संबंधित है, तो वैश्य वर्ण से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन एमपीपीएससी ने घुमा के पूछा था, लेकिन बहुत इजी था, बस आपने अगर समझा हो तो आप लोगों को पता होगा ये। फिर आता है अगला प्रथम कुलिक। तो प्रथम कुलिक जो होता था ये शिल्पी को कहा जाता था प्रथम कुलिक। प्रथम कायस्थ, तो कायस्थ के बारे में तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुप्तकालीन जो सामाजिक स्थिति उस दौरान हम कायस्थ को डिस्कस करेंगे। और पुस्तपाल, पुस्तपाल क्या है कि राजकीय जो पत्र होते थे इनको सुरक्षित रखने का काम पुस्तपाल करता था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब नगर एवं ग्रामीण प्रशासन।
तो जिले से छोटी इकाई विथी को तहसील कहा जाता था। ओके, तहसील से छोटी इकाई थी पेठ, और पेठ से छोटी ग्राम, यानी सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ओके, नगर का शासक पुरपाल कहलाता था, जो कुमारा मात्य आधुनिक आईएएस अधिकारियों के समान किस श्रेणी का होता था। क्लियर है कि कुमारा मात्य जो है वो किस श्रेणी का होता था? कौन? पुरपाल, जो कि नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। और ये वर्तमान का आईएएस समझ के रखिए इसको। ओके, हिस्ट्री भी करंट से अपडेट होती है, इसी तरीके से आपको मेंस में जब भी लिखना है तो इसी टाइप से उसको अपडेट करके लिखना है, ताकि वो आपको पूरे नंबर दे एग्जामिनर, उसको समझ में आए कि हाँ ये भूतकालीन चीजों को भविष्य से जोड़ रहा है। ठीक है, शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्रामाध्यक्ष, भोजक, ग्रामिक, महत्तर कहलाता था। इतने सारे नाम थे ग्राम के मुख्य अधिकारी के थे। उसकी सहायता के लिए 5 सदस्यों की एक पंचायत होती थी, मतलब 5 पंच होते थे उसमें, और इस पंचायत के अधीन 1 से अधिक ग्राम होते थे। मतलब पूरी व्यवस्था आप वर्तमान की तरह देख सकते हो। वर्तमान में भी यही होता है कि भाई एक पंचायत होती है, उसकी सहायता मतलब जो उसका प्रमुख सरपंच होता है, तो सरपंच के यहाँ कई सारे नाम, ग्राम अध्यक्ष, भोजक, ग्रामिक, महत्तर। ठीक है, उसकी सहायता के लिए पंच होते थे। यहाँ 5 पंचों की बात है, लेकिन 5 से ज्यादा जितने वार्ड उतने पंच। और इस पंचायत के अधीन 1 से अधिक गांव। वर्तमान में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो गुप्तकालीन जो नगरीय ग्रामीण प्रशासन है वो पूरा का पूरा वर्तमान की तरह है। ओके, आगे बढ़ते हम। सैन्य संगठन। तो गुप्त सम्राटों ने एक विशाल सेना का गठन किया था। सेना के 4 प्रमुख अंग थे, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक। गुप्तों के समय रथों का स्थान घोड़ों ने ले लिया था। ओके, मतलब रथों के स्थान पर घोड़ों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होने लगा था। और ये सब चीजें, घोड़ों का प्रयोग करना, इन्होंने कुषाणों से सीखा था। ये भी याद रखिएगा, कुषाणों ने रथों के स्थान पर घोड़ों का प्रयोग शुरू किया था, और उसको सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग गुप्त शासकों ने किया था। घुड़सवारों की सेना में धनुर्धारी भी शामिल थे। गुप्त सम्राटों के अधीन अनेक सामंत राज्य थे, जो आवश्यकता पड़ने पर सम्राट को सैनिक सहायता भी दिया करते थे। मैं आप लोगों को बता चुका हूं सामंत राज्य क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। न्याय विभाग। अब अगर न्याय विभाग की बात करें तो पहले की अपेक्षा गुप्त काल में न्याय पद्धति अधिक विकसित थी। ठीक है, अगर हम गुप्त काल के पहले की बात करें तो गुप्त काल के पहले उतनी अच्छी न्यायिक स्थिति नहीं थी जितनी की गुप्त काल में थी। इस काल में अनेक विधि ग्रंथ संकलित किए गए। अनेक विधि ग्रंथों में जैसे कि भाई मनुस्मृति इसी काल में संकलित हुई थी। ओके, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, ये नारद स्मृति, ये सब इसी काल में संकलित किए गए थे। पहली बार दीवानी फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित और प्रतिकृत हुए थे। ओके, वैसे ये परिभाषित और प्रतिकृत तो मौर्य काल में भी हो गए थे, लेकिन एकदम क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से ये गुप्त काल में ही होते हैं। चोरी और व्यभिचार को फौजदारी कानून में, और संपत्ति संबंधी विविध विवाद दीवानी कानून में। एकदम वर्तमान की तरह आप देख सकते हैं। फौजदारी मतलब ये क्रिमिनल लॉ जो होते हैं, और सिविल दीवानी मतलब सिविल। ओके, दीवानी में क्या होता है, समझौता हो सकता है, लेकिन फौजदारी में समझौता पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप सोचो कि भाई किसी का मर्डर कर दो और उसके परिवार वालों से समझौता करके मामला रफा दफा कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर भाई कुछ पैसे लेन देन, उधार संबंधी कुछ विवाद है, तो उसका समझौता किया जा सकता है। उत्तराधिकार के बारे में विस्तृत नियम निर्धारित हुए थे। अब यहाँ पे उत्तराधिकार तो किस टाइप का, तो भाई गुप्त काल में मनुस्मृति में उत्तराधिकार नियम के अंतर्गत कहा गया है कि पुत्र जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो जाता। ठीक है, उत्तराधिकारी नहीं हो जाता। क्लियर, ये मनुस्मृति कहती है। तो वहीं याज्ञवल्क्य में कहा गया है कि पुत्र जन्म से ही अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। ये याद रखिएगा। ओके, तो एक ये क्वेश्चन है। वर्तमान में हमने मनुस्मृति को माना है कि भाई पुत्र जन्म से ही अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं होता। क्लियर, मनुस्मृति में स्त्रियों को उत्तराधिकार नियम से अलग रखते हुए कहा है कि उन्हें पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं एक संपत्ति है। यानी मनुस्मृति क्या कहती है कि स्त्री स्वयं एक संपत्ति है, जबकि याज्ञवल्क्य में स्त्री को पिता एवं पति दोनों की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया है। तो वर्तमान में महिलाओं के संबंध में हमने याज्ञवल्क्य की स्मृति को माना है। क्लियर, आगे बढ़ते हम। पहले की भांति बहुत सारे नियमों का आधार वर्ण भेद रहा। ठीक है, वर्ण भेद के आधार पर ही नियम बनाए गए थे। यानी कि यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे शूद्रों के साथ कुछ हद तक अन्याय भी हुआ है, कुछ हद तक उनको फायदा भी मिला है।
जैसे मान लो कि भाई नारद स्मृति में कहा गया है कि एक ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण अगर मान लो कि कुछ चोरी करता है तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, लेकिन वहीं एक शूद्र अगर चोरी करता है तो वो उतना बड़ा अपराध नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो ब्राह्मण के लिए कठोर दंड, वहीं शूद्र के लिए तो वो हमेशा से जो दंड चला आ रहा है वही होगा। यानी ऐसे बहुत सारे जो नियम हैं वो वर्ण भेद के आधार पर बनाए गए थे। ओके, नियम कानून बनाए रखना राजा का कर्तव्य होता था। यानी हमेशा की तरह न्याय विभाग का सर्वोच्च कौन था? राजा। ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता से न्याय निर्णय करता था। ठीक है, राजा जो होता था वो ब्राह्मण और पुरोहितों की सहायता से न्याय निर्णय करता था। शिल्पी, वणिक आदि संगठनों पर उनके अपने ही नियम लागू होते थे। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई शिल्पी, श्रेणी जो होते थे, श्रेणी संगठन, ठीक है, शिल्पी, वणिक आदि ये सब मिलके क्या करते थे? वणिक मतलब व्यापारी, ये सब मिलके एक संगठन बना लेते थे। वो संगठन कहलाता था श्रेणी, और श्रेणी के अपने नियम, कायदे, कानून और सिक्के होते थे। उनके सिक्के भी, उनके प्राइवेट नियम कानून भी उनके हिसाब से चलते थे उनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। राजस्व व्यवस्था। तो गुप्त काल में राजस्व का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। अतः भूमि करों की संख्या बढ़ गई थी, परंतु वाणिज्य करों की संख्या घटी थी। ओके, संभवतः राज्य उपज का चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लेता था। ओके, 1/4 से 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था गुप्त काल में। इसके अतिरिक्त जब भी राज्य की सेना गांव से गुजरती थी तो स्थानीय प्रजा खिलाती पिलाती थी। ये सब किसके अनुसार है? तो रामशरण शर्मा जी के अनुसार, इतिहासकार रामशरण शर्मा जी के अनुसार। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले राजकीय अधिकारी अपने निर्वाह के लिए किसानों से पशु, अन्न, खाट आदि वस्तुएं लेते थे। ठीक है, मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना जो होती थी, सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार भी कराया जाता था, जो विष्टि कहलाता था। बेगार क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, बेगार का तात्पर्य यह है कि भाई श्रम करवा लिया जाता था, लेकिन उसके बदले उनको कुछ भी जो उनका मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैसे होते थे वो नहीं दिए जाते थे। ठीक है, उनको सैलरी नहीं दी जाती थी। श्रम करवा लिया जाता था लेकिन उसको उसके बदले सैलरी नहीं दी जाती थी। ओके, वो विष्टि कहलाता था गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं हम। गुप्तकालीन समाज। तो गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी तथा ब्राह्मणों की सर्वोच्चता थी। हमेशा से 4 वर्ण होते थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और हमेशा से ब्राह्मण सर्वोच्च होते थे। मनुस्मृति में कहा गया है कि 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय की तुलना की जा रही है। यानी कहीं ना कहीं इनके बीच में वर्ग संघर्ष बना रहता था, और 10 वर्षीय ब्राह्मण को 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ बताया गया है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है, तो वहीं मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। ओके, नारद स्मृति में दासता से मुक्ति का अनुष्ठान भी बताया गया है। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कौन सी स्मृति में दासता से मुक्ति का अनुष्ठान बताया गया है, तो आंसर आ जाएगा नारद स्मृति में दासता से मुक्ति का अनुष्ठान बताया गया है। इसके अंतर्गत कुछ में ऐसा भी है कि भाई अगर कोई महिला दास है तो वो अपने स्वामी का के पुत्र को जन्म दे दे, पुत्र या पुत्री को जन्म दे दे, तो वो स्वतः ही क्या हो जाती थी? दासता से मुक्त हो जाती थी। ठीक है, यानी यहां पर शोषण भी किया जाता था दासों का, इस बात से क्लियर होता है। नरसिंह पुराण के अनुसार कृषि कार्य शूद्र का कार्य बताया गया है, तथा मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि शूद्र दान देने एवं यज्ञ करने का कार्य भी कर सकते हैं। अतः शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था। यहां पर आप समझ सकते हो चीजों को। देखो, सामंतवादी प्रथा प्रारंभ हुई थी। सामंतवादी में क्या हुआ कि भाई उतने ही क्षेत्र में उन्होंने कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया। अब कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया तो उसके लिए भाई मजदूरों की जरूरत है, और मजदूरों की जरूरत के लिए उन्होंने क्या किया कि शूद्रों को कृषि कार्यों में लगाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जिससे शूद्रों की स्थिति में काफी हद तक सुधार भी हुआ। उनको रामायण महाभारत सुनने का अधिकार भी मिला है। ये भी याद रखिएगा, गुप्त काल में ये पहली बार रामायण महाभारत सुन सकते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। गुप्तकालीन समाज में आगे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इस काल में वर्ण संकर जातियों का उद्भव हुआ। जैसे ब्राह्मण पुरुष और शूद्र कन्या से उत्पन्न संतान को पार्श्व कहा जाता था। ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान को अंबष्ठ कहा जाता था, तथा क्षत्रिय पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान उग्र कही जाती थी। ओके, तो ये इतने जो हैं उग्र को गौतम ऋषि ने शूद्र स्त्री व वैश्य पुरुष से उत्पन्न संतान बताया है। ठीक है,
मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ण संकर ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी कर रहा है, शूद्र से शादी कर रहा है या वैश्य से शादी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्ण संकर जातियों का उद्भव हो रहा है और इस वजह से क्या हुआ, छुआछूत बढ़ गया क्योंकि बहुत सारी जातियां हो गई। इसमें जहां पर भी शूद्र व्यक्ति थे उनकी उत्पन्न संतान के साथ छुआछूत किया गया। ठीक है, ये बात हमने फाहियान के विवरण में भी पढ़ी थी पिछले वीडियो में। अगर आपको देखना हो तो जाकर जरूर देखिएगा। गुप्तकालीन शासकों का पूरा इतिहास जब हमने देखा था तो फाहियान के विवरण में हमने चांडाल नामक जाति का उल्लेख किया था कि ये जब नगर से गुजरते थे तो ये लठ ठोक कर निकलते थे। क्यों? ताकि उच्च वर्ण के लोगों पर इनकी परछाई ना गिर जाए। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये क्या है, गुप्तकालीन सामाजिक पतन को भी दर्शाता है कि बहुत सारी जातियों का उद्भव हो गया और उनके साथ छुआछूत किया जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थ वर्ग का उल्लेख मिलता है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कायस्थ का, मैंने आप लोगों को बताया था कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कायस्थ ये है, तो कायस्थ वर्ग का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। यहाँ पे वर्ग शब्द लिखा हुआ है, यानी सर्वप्रथम क्या है कि याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार ये एक वर्ग था। अब ये वर्ग कहां से आ गया अचानक? तो दरअसल गुप्त शासकों ने जो भूमि दान दी तो उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई भूमि को के लेखा जोखा के लिए अधिकारियों की नियुक्ति मतलब अधिकारियों की जरूरत ज्यादा से ज्यादा पड़ने लगी, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रों में छोटे छोटे सामंत राज्य करते थे। अब छोटे छोटे क्षेत्रों हो जाने की वजह से जो मतलब लेखा जोखा अधिकारी जो होते थे तो वो उनकी संख्या, उनकी जरूरत बढ़ने लगी। तो यहां पर क्या होता है, एक वर्ग ही निकल के सामने आता है जिसका काम ही यही था, लेखा जोखा काम करने का। ठीक है, जितना भी ये इस टाइप का मुंशी जी वाला काम होता है वो सारा संभालने का, बही खाता वगैरह वगैरह संभालने का कार्य ये कायस्थ वर्ग ही करता था। ओके, तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है हमको और एक वर्ग के रूप में उल्लेख मिलता है, परंतु आगे चल के ये जाति का रूप ले लेती है और जाति के रूप में इनका उल्लेख गुप्त काल के बाद ओशनस स्मृति जो है, ओशनस स्मृति में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस काल में अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित थे तथा बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। स्त्रियों की दशा, तो स्त्रियों की दशा की अगर हम बात करें तो गुप्तकालीन साहित्य एवं कला में नारी का आदर्शात्मक चित्रण किया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में उनकी स्थिति पहले से अधिक दयनीय थी। मतलब भाई यहां पर अगर हम देखें तो साहित्य और कला में तो नारी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आदर्श रूप में चित्रण किया गया, लेकिन वास्तविक रूप से यहां पर कुछ और ही स्थिति थी। इस काल में दहेज प्रथा जैसी कुरीति तो प्रचलित नहीं थी, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा विद्यमान थी। ओके, तो अब अगर यहां पर देखें, पर्दा प्रथा में आप लोगों को हिंद यवन आक्रमण के दौरान बता चुका हूं, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगी चीजें। बाल विवाह भी मैंने वहीं पे बताया था कि भाई विदेशी आक्रमणकारी जो होते थे, दरअसल मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि बाल विवाह कैसे प्रारंभ हुआ। तो जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे, शक, पहलव, कुषाण, हिंद यवन, ये सब क्या करते थे कि कुंवारी लड़कियों को उठा ले जाते थे और जितने भी शादीशुदा महिलाएं उनको हाथ नहीं लगाते थे। इस वजह से यहां पर क्या हुआ, भारतीय लोगों ने बाल विवाह प्रारंभ कर दिए। ओके, सती प्रथा की अगर हम बात करें तो सबसे पहला 512 ईस्वी का एरन अभिलेख, एरन अभिलेख ये सागर जिले एमपी में है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सती प्रथा का सबसे पहला लिखित साक्ष्य है ये। इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पे गुप्त काल में एक महिला के सती होने का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, सती प्रथा दरअसल होती क्या थी रियलिटी में, तो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जौहर प्रथा और सती प्रथा में क्या अंतर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सती प्रथा जो होती थी इसके अंतर्गत अगर मान लो किसी स्त्री का पति युद्ध में या किसी भी कारण से उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर उसकी पत्नी को उसकी मृत शैया पर बैठाकर जला दिया जाता था, उसकी चिता के साथ में, उसके पति की चिता के साथ में पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। ओके, अब यहाँ पर आप खुद सोचिए कि भाई कोई भी महिला जिंदा जलेगी तो ये कैसे पॉसिबल है, वो तो सहन ही नहीं कर पाएगी। तो यहां पर क्या होता है दरअसल कि जलाने से पहले उस स्त्री को बहुत ही ज्यादा मात्रा में नशा करवाया जाता था। ठीक है, उसको चरस, अफीम, गांजा सब कुछ, सारा नशा उसको करवाया जाता था, वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या होता था कि गुप्त मतलब वहां के उसको ले जाया जाता था, उठा के पति की लाश के ऊपर, चिता के ऊपर बिठाया जाता था और उसके बाद में 7 लठबाज आसपास, उस मृत शैया के आसपास, चिता के आसपास 7 लठबाज खड़े हो जाते थे। और उसके बाद क्या होता था कि उस महिला को जैसे ही जलाया जाता था तो इतने नशे में, जो चल भी नहीं पा रही थी, उतने नशे में होने के बावजूद वो चिता से बाहर आने की कोशिश करती है, तो 7 लठबाज उसे वापस चिता में धकेलने का कार्य करते हैं। तो
तो आप सोच सकते हैं कितनी भयानक प्रथा होती थी, कितनी मुश्किल से उस स्त्री की मतलब प्राण निकल पाते थे। मतलब आप मुझे सोच के पसीने छूट रहे हैं दोस्तों। तो ये थी सती प्रथा। इसको आगे चल के लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में इसको बैन कर दिया था। ओके। विधवा विवाह। विधवा विवाह का समाज में पहले की अपेक्षा समर्थन कम हो गया था। भाई विधवा विवाह अगर होने लग जाते तो फिर सती प्रथा होती ही नहीं। यानी हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि विधवा विवाह का पहले की अपेक्षा समर्थन कम हो गया होगा। ओके। इस काल में देवदासी प्रथा भी देखने को मिलती है। मेघदूतम के अनुसार उज्जैन के महाकाल मंदिर में अनेक देवदासियां उपस्थित थी। दोस्तों एमपीपीएससी मेंस 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है, देवदासी प्रथा पर टिप्पणी कीजिए। तो देवदासी प्रथा दरअसल में थी क्या? तो देवदासी क्या होता था कि भाई मंदिरों में भगवान की सेवा करने के लिए, नृत्य करने के लिए, ठीक है, एक देवदासी यानी एक स्त्री नियुक्त कर दी जाती थी। वो स्त्री आजीवन विवाह नहीं कर सकती थी। ओके। उसको अपना सारा जीवन मंदिरों में ही ईश्वर की सेवा करते हुए, नृत्य करते हुए ही बिताना होता था। तो उज्जैन मेघदूतम, ये कालिदास का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसके अनुसार उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी देवदासियां थी। अब ये बहुत अच्छी प्रथा थी, मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छी प्रथा थी। भाई ईश्वर की सेवा के लिए वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती थी। लेकिन कालांतर में होता क्या था कि यहाँ पर क्या होता था, पुजारियों ने, भाई सारे पुजारी बुरे हो ये कोई मतलब अच्छे हो ये कोई जरूरी तो नहीं, कुछ पुजारी बुरे भी होते थे। तो जो बुरे पुजारी होते थे उन्होंने इनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया। आगे चल के हमको गुप्तोत्तर काल में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं जिसके अंतर्गत देवदासियों ने संतान को भी जन्म दिया था। अब भाई देवदासी वो तो विवाह कर ही नहीं रही है, तो फिर संतान कहां से आ गई? तो यहां पर सीधी सी बात थी कि भाई ब्राह्मणों ने, वहां पर पुजारियों ने क्या किया था, उनका शोषण करना भी प्रारंभ कर दिया था, जिससे कि इस प्रथा का जो मूल उद्देश्य था उससे ये प्रथा भटक चुकी थी। ओके। साउथ में आज भी कई मंदिरों में देवदासियां देखने को मिलती है। ठीक है, बाद में इसमें बैंड लगा दिया गया था, लेकिन आज भी ये कहीं ना कहीं देखने में मिलती है हमको। नारी को जन्म से मृत्यु तक पुरुष के संरक्षण का स्वीकार करने को बाध्य किया जाता था। मतलब पुरुष का संरक्षण होना ही चाहिए नारी को, ये गुप्त काल में मतलब स्वीकार करने के लिए बाध्य किया ही जाता था। यानी स्त्रियों की दशा में गिरावट थी दोस्तों। अब आप ही बताइए, स्वर्ण काल कहलाने के लायक है गुप्त काल या नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो इस काल में शाकाहार मांसाहार दोनों का प्रचलन था, सुरापान का भी प्रचलन बड़ा था। भाई फाहियान और हेंसांग का विवरण देखें तो फाहियान और हेंसांग के अनुसार मांसाहार का प्रचलन नहीं था, ये याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हम। इस काल में सूती ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। उच्च वर्ग रेशमी वस्त्र का प्रयोग करता था जो चीन से आता था। ओके, और मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं रेशम की खोज चीन में ही हुई थी। स्त्रियां तथा पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय थे। अमरकोश ने विभिन्न आभूषणों की सूची दी है। ये बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं जिनसे हम गुप्त वंश की बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। तो इनके अनुसार इन्होंने बहुत सारे आभूषणों की सूची दी है। गुप्त काल के लोगों के मनोरंजन के साधन निम्नलिखित थे। शिकार करना, पशु लड़ाना, नाच गाना, ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति। तो गुप्त राजाओं का काल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध एवं संपन्न काल माना जाता है। इस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसकी जानकारी व्रत संहिता से प्राप्त होती है। इत्सिंग का कहना है कि इस समय लोगों की प्रमुख फसल चावल एवं जौ थी, जबकि कालिदास ने ईख मतलब जो गन्ना होता है उसको ईख भी कहा जाता है, ईख एवं धान का उल्लेख किया है। गुप्त शासकों ने सिंचाई का भी पर्याप्त प्रबंधन किया था। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, सिंचाई हेतु इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। कौन से शासक ने करवाया था ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। कौन से गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? ओके, गुप्त काल में व्यापार उन्नत अवस्था में था। व्यापार यहाँ पर उन्नत अवस्था में था दोस्तों। व्यापार करने का कार्य श्रेणी में आप लोगों को बता चुका हूं। एक ही जाति के व्यापारियों का समूह श्रेणी कहलाता था। पुग विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह। सार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर व्यापार करने वाले व्यापारियों का समूह। निगम नगर के व्यापारियों का समूह में बटा हुआ था। व्यापार करने का कार्य ये लोग करते थे। कौन कौन? श्रेणी, पुग, सार्थ और निगम। अब गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में श्रेणियों को अपने नाम के सिक्के चलाने और सिक्के चलाने का अधिकार था। ठीक है,
तक्षशिला, कौशाम्बी, विदिशा आदि से ये सिक्के प्राप्त भी होते हैं, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है। श्रेणियां बैंकर का कार्य भी करती थी। अपने व्यवसायिक हितों के अतिरिक्त श्रेणियों को अन्य सामाजिक कार्य भी करने पड़ते थे। बैंकर के कार्य से मतलब ये था कि भाई ये ब्याज पे पैसा उधार भी देते थे, ठीक है। अब सामाजिक कार्य ये क्या क्या करते थे, तो जैसे मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि मंदसौर के रेशम बुनकर संघ ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके लिए तेल की व्यवस्था इंदौर के तेली संघ ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर मंदसौर में रेशम बुनकर संघ ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी मंदसौर में सूर्य मंदिर भी है, ये भी याद रखिएगा। गुप्त काल में व्यापार विदेशी राज्य से भी किया जाता था। कॉस्मोस, ये इतिहासकार हैं, बताते हैं कि भारत और चीन व्यापार में सिहल द्वीप बिचौलिए का कार्य करता था। सिहल से यहाँ पे तात्पर्य है श्रीलंका। ओके, प्राचीन काल में सिहल यानी श्रीलंका को सिहल भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हम। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, पूर्व एशिया आदि देशों के साथ व्यापार होता था और पश्चिमी देशों से व्यापार भृगुकच्छी, गुजरात में है, नामक बंदरगाह से होता था। गुप्त अभिलेखों में श्रेणियों के उल्लेख तथा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं दिनार। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, गुप्तकालीन शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे, तो गुप्त काल के शासकों ने। ओके, और गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था, तो दिनार कहा जाता था। ये याद रखिएगा, दिनार कहा जाता था। तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के अधिक के कारण के आधार पर विकसित आंतरिक एवं विदेशी व्यापार की चर्चा की जाती है। भाई श्रेणियों का उल्लेख हमने किया, स्वर्ण मुद्रा सर्वाधिक मात्रा में थी, तो ये क्या दर्शा रहा है कि भाई आंतरिक और विदेशी व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था। किंतु यदि कुषाण युग की तुलना में देखा जाए तो गुप्त काल में व्यापार के ह्रास के पर्याप्त चिन्ह मिलते हैं, यानी कुषाणों की तुलना में व्यापार में कहीं ना कहीं कमी आई थी। अब ऐसा क्यों भाई, व्यापार में कमी क्यों आई, तो दरअसल हम देखते हैं तो गुप्त काल में प्रारंभ में तो व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि हेनसांग और फाहियान के विवरण से हमें जानकारी मिलती है कि भाई जो किसान होते थे, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण होते थे, उन लोगों ने क्या किया था कि वो सिक्कों के स्थान पर कौड़ियों का प्रयोग करने लग गए थे। अब कौड़ियों के प्रयोग करने की वजह से कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है भाई, कौड़ियों का प्रयोग होना, सिक्कों का प्रयोग ना होना, ये क्या दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि भाई व्यापार में कमी आई है। ओके, और विदेशी व्यापार की बात करें तो हमारा जो रेशम होता था, तो चीन से रेशम बनाने की टेक्नोलॉजी जो थी वो यूनान और इन्होंने सीख ली थी, रोम ने। अब रोम ने चीन से रेशम बनाने की टेक्नोलॉजी सीख ली, तो उस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने भारत से चीन रेशम आयात करना बंद कर दिया, और रेशम के आयात बंद होने से यहाँ पे क्या हो जाता है, व्यापार का ह्रास हो जाता है, और यहाँ इसी कारण वेश्यों की स्थिति में क्या हुई थी, कमी आई थी। भाई वैश्य व्यापारी होते थे। तो गुप्त काल की यहाँ पर एक बात आप समझिएगा कि भाई शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ और वेश्यों की स्थिति में क्या हुआ था, कमी आई थी। क्यों? क्योंकि व्यापार का पतन हो गया था। ओके, बेजेंटाइन साम्राज्य जो रोम में था ने भारत के रेशम आयात पर अपने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों प्रतिबंध लगाया था? क्योंकि भाई वहां का सर्वाधिक सोना जो था वो भारत आ रहा था रेशम के बदले में, इस वजह से उन्होंने रेशम पर रोक लगा दी थी। ये भी एक कारण था जिससे हमारे व्यापार का ह्रास हुआ था। आगे बढ़ते हम। तो दोस्तों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो गुप्त काल के धार्मिक स्थिति और कला एवं साहित्य पे डिस्कस करेंगे और कुछ मेंस की क्वेश्चन आंसर की राइटिंग भी करेंगे। ओके, तो गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति, कला एवं साहित्य, जिसके तौर पर वास्तविक रूप में इसको स्वर्णकाल कहा जाता है, उस पे हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।